अस्सलाम वालेकुम डियर स्कॉलर्स। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि आर्टिकल का रिव्यू कैसे किया जाता है। ये मेरे पास एक आर्टिकल है जिसको मैंने रिसर्च गेट से डाउनलोड किया है। अब मैं इसका आपको रिव्यू करके बताती हूँ। आर्टिकल का रिव्यू करते वक्त सबसे पहले ऑथर्स को राइट किया जाता है। अब इस आर्टिकल्स के जो ऑथर्स हैं वो चार हैं, जैसे कि ये नीचे मेंशन है। सबसे पहला जो ऑथर है वो है अखाया, दूसरा है एटी, तीसरा है लिस्टिया वैथी और आसमा। अब इस आर्टिकल के जो ऑथर्स हैं वो फोर हैं और जो हेडिंग होगी फर्स्ट वो होगी ऑथर्स ऑफ द आर्टिकल। जैसे कि इस आर्टिकल का रिव्यू करते वक्त सबसे पहली जो हेडिंग है वो है ऑथर्स ऑफ स्टडी, और इसको ऐसे राइट करेंगे आप। द आर्टिकल टाइटल्ड कोरिलेशनल स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट्स लर्निंग रिजल्ट इज़ कंडक्टेड बाय। चारों ऑथर के नाम राइट किए जाएंगे। फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इस स्टडी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो क्या है, जैसे कि द स्टडी एम्स टू प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग स्ट्रेटजीज टू इन्हेंस स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट एंड इम्प्रूव देयर लर्निंग आउटकम्स। ये इसका जो मेन कॉन्टेक्स्ट है स्टडी का। ये स्टडी इसलिए कंडक्ट की जा रही है। आप इस हेडिंग में ये भी राइट कर सकते हैं। और ये जो स्टडी का कॉन्टेक्स्ट है ये आपको अब्स्ट्रैक्ट में मिल जाएगा। अब जो अगली हेडिंग राइट करनी होती है आर्टिकल को रिव्यू करते वक्त वो होता है पब्लिश जर्नल, मतलब कि आर्टिकल किस जर्नल में पब्लिश किया गया है। अब ये आर्टिकल में कहाँ राइट होता है पहले मैं आपको ये बता देती हूँ। अब ये जो आर्टिकल कहाँ पब्लिश किया गया है ये सबसे ऊपर मेंशन है कि जो आर्टिकल है इट वाज पब्लिश्ड इन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशनल असेसमेंट एंड पॉलिसी। और ये पब्लिश कब किया गया था? ये किया गया था 2020 में। उसके बाद आपने वॉल्यूम राइट करना होता है कि जो वॉल्यूम है वो 5 और 5 है। और जो जर्नल है वो जो जर्नल है वो वॉल्यूम के साथ ही राइट है, जैसे कि एजुकेशन एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च, ये सब राइट करना होता है। तो अब इस आर्टिकल का जो सेकंड हेडिंग होगी वो पब्लिश जर्नल होगा और हम इसको ऐसे राइट करेंगे। द स्टडी वाज पब्लिश्ड इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एजुकेशनल असेसमेंट एंड पॉलिसी इन वॉल्यूम 5 और 5 ऑफ एडवांसेस इन सोशल साइंस एजुकेशन एंड ह्यूमैनिटीज़ रिसर्च। क्लियर? इसके बाद ये दो हेडिंग हो गई हैं। इसके बाद जो तीसरी हेडिंग होती है वो होती है वेरिएबल्स ऑफ स्टडी, यानी कि आपकी स्टडी में जो कितने वेरिएबल्स हैं। अब इस आर्टिकल में टाइटल से क्लियरली वाज़ा हो रहा है कि इस स्टडी में जो वेरिएबल हैं वो कौन कौन से हैं। अब जो टाइटल है वो है कोरिलेशनल स्टडी ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। इस टाइटल से सबसे पहले तो ये वाज़ा हो रहा है कि जो स्टडी है ये कोरिलेशन स्टडी है और जो रिसर्चर हैं वो रिलेशनशिप फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स की मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट में एंड स्टूडेंट्स के लर्निंग आउटकम में। अब इंट्रोडक्शन में ये बात वाज़ह होगी कि मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट से क्या मुराद है। रिसर्चर इसको कॉग्निटिव डेवलपमेंट के तौर पर ले रहा है, क्रिटिकल थिंकिंग के तौर पर ले रहा है। और उसका जो अफेक्ट है, यानी कि उसका जो रिलेशनशिप है वो देखना है स्टूडेंट्स के लर्निंग रिजल्ट्स के ज़रिए से। जो आईवी होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, वो मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट होगा और जो लर्निंग रिजल्ट होंगे वो होगा डिपेंडेंट वेरिएबल। लर्निंग रिज़ल्ट जो होगा वो कैटेगोरिकल वेरिएबल होगा। और इसके अंदर जो मज़ीद जो कैटेगरीज़ होंगी वो रिसर्चर ने बनाई होंगी कि मेटा कॉग्निशन जो डेवलपमेंट है वो किस एरिया में रिसर्चर फाइंड आउट करना चाहता है। ये बात अब जैसे कि अब्स्ट्रैक्ट में यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि द स्टडी एम टू फाइंड आउट द कोरिलेशन बिटवीन डेवलपिंग स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन एंड देयर लर्निंग रिजल्ट्स इन मैथ रीडिंग एंड साइंसेस। क्लियर? अगली जो हेडिंग है, यानी वेरिएबल की जो हेडिंग है ये ऐसे राइट की जाती है। वेरिएबल ऑफ द स्टडी को मेंशन करना ज़रूरी होता है। अब आप आर्टिकल को रिव्यू करते वक्त ऐसे राइट करोगे। देयर वर 4 वेरिएबल्स इन द स्टडी कंसिस्टिंग ऑफ 1 इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड 3 डिपेंडेंट वेरिएबल्स।
द स्टूडेंट वेरिएबल इज़ डेवलपिंग स्टूडेंट मेटाकॉग्निशन। जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया था कि जो मेटाकॉग्निशन है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, बल्कि और जो कि डिपेंडेंट वेरिएबल था वो था स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, और ये कैटेगोरिकल था जिसके आगे से कैटेगरीज बनाई थी। फिर आप राइट करोगे वाइल द डिपेंडेंट वेरिएबल्स आर मैथमेटिक्स लर्निंग आउटकम्स, रीडिंग लर्निंग आउटकम्स एंड साइंस लर्निंग आउटकम्स। क्लियर। अब जो ये इंफॉर्मेशन होती है वेरिएबल ऑफ द स्टडी की, ये आपको अब्स्ट्रैक्ट में ही मिल जाती है या टाइटल के ज़रिए से ही आपको पता लग जाता है कि इसकी जो स्टडी ये जो स्टडी आप रिव्यू करने जा रहे हो इसमें जो वेरिएबल हैं वो कौन से हैं। अब अगली जो हेडिंग आपने राइट करनी होती है वो राइट करनी होती है आर्टिकल को रिव्यू करते वक्त सेंट्रल थीम क्या है इस स्टडी का, इस आर्टिकल का जिसको आप रिव्यू करने जा रहे हो। अब आर्टिकल का रिव्यू करते वक्त नेक्स्ट जो हेडिंग है जो राइट करनी होती है वो है सेंट्रल थीम। अब एब्स्ट्रैक्ट के ज़रिए भी आपको पता लग जाता है कि जो ऑथर है वो क्या इस रिसर्च के अंदर फाइंड करना चाहता है। लेकिन चूँकि हम डीप रिव्यू करने जा रहे हैं तो इंट्रोडक्शन को एक दफ़ा रीड आउट करना ज़रूरी होता है। आम तौर पर यही देखा जाता है कि इंट्रोडक्शन के जो फर्स्ट पैराग्राफ होते हैं उसमें सेंट्रल थीम होता है, या फिर एंड वाले पैराग्राफ में आपको इजीली सेंट्रल थीम मिल जाता है। सो इसको करने के बाद, इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद, उसको कंसाइज करने के बाद आप सेंट्रल थीम को राइट करते हो। जैसा कि इस आर्टिकल के अंदर सबसे पहले आर्टिकल का टाइटल मेंशन है सेंट्रल थीम राइट करते वक्त। द आर्टिकल टाइटल कोरिलेशन स्टडी ऑन रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट एंड स्टूडेंट लर्निंग रिजल्ट कंडक्टेड बाय ऑथर की नेम है एम्ड टू इन्वेस्टिगेट द कोरिलेशन बिटवीन द डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन स्किल्स in math, reading, science, and their learning outcome. The authors of the study clearly mentioned that metacognition is a crucial element in promoting students' cognitive development and enhancing their outcomes. तो इस तरह से आप भी अपना जो सेंट्रल थीम है वो इंट्रोडक्शन में से इजीली इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद राइट कर सकते हो। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं आप उनको राइट कर सकते हो, और ये तकरीबन 10 लाइन का होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए। ये आपका जो क्रक्स होता है आर्टिकल का, तकरीबन वो ज़ाहिर करता है कि इसका जो थीम है वो क्या है। आर्टिकल रिव्यू करते वक्त जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी होते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी मेंशन है तो पहले उसको राइट कर लें कि जो रिसर्चर है उसने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी अफेक्टिवली फार्मूलेटेड किए हैं। क्या जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी हैं वो उसकी यानी कि जो स्टडी है यानी कि जो टाइटल है उससे मैच हो रहे हैं कि नहीं, मतलब कोरिलेशनल स्टडी है तो जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी हैं वो भी कोरिलेशन से रिलेट करते हैं कि नहीं। इस तरह हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी भी आप ऐसे राइट कर सकते हो कि द हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी विच वर फार्मूलेटेड अफेक्टिवली आर प्रेजेंटेड बिलो। तो आप हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी को मेंशन करोगे, उनको राइट करोगे और वो बताओगे कि क्या वाकई ही रिसर्चर ने राइटर्स ने ऑथर्स ऑफ राइटर ने इनको अफेक्टिवली फार्मूलेट किया है कि नहीं, या कोई डेफिशिएंसी रह गई है, या मज़ीद कैसे इन हाइपोथेसिस को बेहतर किया जा सकता था। अब ये जो आर्टिकल है इसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी हैं वो मेंशन नहीं है, हाइपोथेसिस ऑफ द स्टडी मेंशन किए हुए हैं जिनको मैंने बता दिया है कि आपने कैसे राइट करना है। अब अगला जो इसके अंदर अब लिटरेचर रिव्यू भी सब मेंशन नहीं है। अगर लिटरेचर रिव्यू इसके अंदर होता तो आपने ये बताना था कि जो एक पैराग्राफ का दूसरे पैराग्राफ के साथ सीक्वेंस मौजूद है, लिटरेचर रिव्यू को अफेक्टिवली राइट किया गया है और इसमें तमाम रेलिवेंट इंफॉर्मेशन मौजूद हैं। तो अब इस आर्टिकल को चूँकि मैं रिव्यू कर रही हूँ तो इसकी अब जो अगला जो स्टेप होगा वो होगा मेथोडोलॉजी पे। हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की बात करेंगे कि रिव्यू करते वक्त जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने रिसर्च मेथड्स कौन से यूज़ किए हैं। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी को जब राइट करते हैं तो सबसे पहले देखते हैं कि जो रिसर्च मेथड है, जो रिसर्च डिज़ाइन है वो कौन सा है। उसके बाद बात होती है नेचर ऑफ रिसर्च कौन सी है। उसके बाद राइट किया जाता है कि जो सैंपल है और सैम्पलिंग टेक्निक है वो कौन सी यूज़ की गई है। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट को राइट किया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को कैसे डेवलप किया गया था वो राइट किया जाता है। और उसके बाद डाटा कलेक्शन जो टेक्निक है वो कौन सी होगी। जैसे कि इस रिव्यू में क्लियरली मेंशन है द स्टडी कंडक्टेड बाय एखाया
एट ऑल यूज्ड ए क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड, यानी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो क्वांटिटेटिव रिसर्च मेथड को यूज़ किया गया है। और जो नेचर ऑफ रिसर्च क्या है वो कोरिलेशन है, दैट इज़ यूज टू फाइंड आउट द स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट एंड देयर लर्निंग रिजल्ट। अब जो सैम्पल यूज़ किया गया था वो थे स्टूडेंट्स से, इंडोनेशियन स्टूडेंट्स थे, और जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया गया था वो क्वेश्चनियर था। क्लियर? तो ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है आपने रिसर्च मेथडोलॉजी में राइट करनी होती है रिव्यू करते वक्त, के रिसर्चर ने ये सारी चीज़ें अपनी रिसर्च के अंदर इंक्लूड की हुई हैं। और ये जो तमाम इन्फॉर्मेशन है मेथडोलॉजी की, रिसर्च मेथड्स की, ये आपको मेथड्स वाले या रिसर्च मेथडोलॉजी वाले सेक्शन में मिल जाती है। अब देखना ये होता है कि जो नेचर ऑफ द रिसर्च है क्या वो राइटर ने सही राइट की हुई है, क्या जो ऑब्जेक्टिव सेट किए थे या जो हाइपोथेसिस बनाए थे उसके लिहाज से जो रिसर्चर मेथडोलॉजी यूज़ कर रहा है वो राइट यूज़ कर रहा है, कोरिलेशनल रिसर्च ही अप्लाई होगी या कोई और मेथडोलॉजी भी अप्लाई हो सकती थी, ये आप रिव्यू करते वक्त राइट कर सकते हो। अब अगला जो स्टेप होता है वो होता है डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के बारे में आप बता चुके हो कि जो क्वेश्चनियर था वो यूज़ किया गया था, और एक वेल डेवलप्ड क्वेश्चनियर था जैसे कि इंफॉर्मेशन यहाँ पे मौजूद है। और जो, और अगर इसके अंदर कोई डेफिशिएंसी होगी या आप अगर अगर आप बताना चाहो कि इस क्वेश्चनियर को कैसे और बेहतर किया जा सकता था, वो भी आप राइट कर सकते हो। तो उसके बाद जो अगला स्टेप होता है राइट करने का, आर्टिकल रिव्यू में जो अगला स्टेप आप राइट करोगे वो होगा डाटा एनालिसिस के लिए कौन सी जो टेक्निक है वो यूज़ की गई थी, कौन सा जो टेस्ट है वो यूज़ किया गया था। डाटा एनालिसिस को राइट करने के बाद जो अगला जो स्टेप आपने राइट करना है वो रिजल्ट्स का होता है। डाटा एनालिसिस में अमूमन आपने ये बताना होता है कि जो रिसर्चर है उसने कौन सा टेस्ट यूज़ किया है, और जो टेस्ट उसने यूज़ किया है क्या वो उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उससे रेलिवेंट है कि नहीं, जो ऑब्जेक्टिव्स डेवलप किए थे क्या वो उसके उस पर ये जो टेस्ट हम यूज़ करने जा रहे हैं ये उसको फुलफ़िल करेगा कि नहीं, उन ऑब्जेक्टिव्स पर पूरा उतरेगा कि नहीं, या या उन ऑब्जेक्टिव्स को टेस्ट करने के लिए कोई और टेक्निक भी यूज़ की जा सकती थी। अगर तो राइटर ने सही टेस्ट यूज़ किया है तो आप राइट करोगे कि डाटा कलेक्टेड वर एनालाइज यूजिंग पेयरसन प्रोडक्ट मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट। चूँकि हमारा जो टाइटल था वो ये ज़ाहिर कर रहा था कि ये जो रिसर्च थी क्या थी, ये कोरिलेशन पर बेस करती थी, तो लिहाजा जो रिसर्चर ने जो टेक्निक यूज़ की है वो राइट टेक्निक यूज़ की है और इफेक्टिवली रिसर्चर ने इस टेक्निक का यूज़ किया है। क्लियर हो गया? अब अगला जो स्टेप होता है वो रिजल्ट्स को राइट करना होता है। अब जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो आपने राइट करना होता है रिज़ल्ट्स के बारे में। अब रिज़ल्ट्स को राइट करते वक्त सबसे पहले आपने राइट करना होता है कि जो हाइपोथेसिस थे उनको कैसे टेस्ट किया गया था, नॉन पैरामेट्रिक मेथड था कि पैरामेट्रिक मेथड था। उसके बाद आपने जैसे कि इस आर्टिकल में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने नॉन पैरामेट्रिक मेथड का यूज़ किया था और स्पेयरमैन रैंक कोरिलेशन को यूज़ करते हुए रिजल्ट्स को निकाला गया है। अब आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे या आपकी जो भी हाइपोथेसिस थे उनके बारे में एक-एक लाइन लिख देनी है कि जो पी वैल्यू है वो कौन-सी थी, और पी वैल्यू कौन-सी थी, आपका हाइपोथेसिस इस रिसर्च के अंदर जो रिसर्चर ने हाइपोथेसिस बनाए थे वो एक्सेप्ट हुए हैं कि रिजेक्ट हुए हैं। ये राइट करने के बाद आप राइट करोगे कि द आर्टिकल प्रोवाइड्स वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन इनहैंसिंग स्टूडेंट्स लर्निंग आउटकम। द ऑथर्स हैव प्रेजेंटेड देयर फाइंडिंग्स इन क्लियर एंड कंसाइज मैनर। ठीक है, तो इस तरह से जो आर्टिकल है उसका रिव्यू किया जाता है। उसके बाद आपने राइट करना होता है कंक्लूजन। कंक्लूजन को करने के लिए आप सबसे पहले आप ये बताओगे कि ओवरऑल आपको ये स्टडी कैसी लगी। जैसे कि इस आर्टिकल को रिव्यू करते वक्त यहाँ कंक्लूजन में राइट किया हुआ है, द आर्टिकल कंट्रीब्यूट्स टू लिटरेचर ऑन मेटाकॉग्निशन एंड लर्निंग बाय डिमॉन्स्ट्रेटिंग द पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट एंड लर्निंग आउटकम्स। उसके बाद आप फाइंडिंग के बारे में बताओगे
आपके जो फाइंडिंग्स हैं उनसे आपने क्या रिजल्ट्स अचीव किए। उसके बाद आप बताओगे कि अगर कोई डेफिशिएंसी है इस आर्टिकल में तो आप उसको राइट करोगे, और ओवरऑल फिर आप एट द एंड राइट करोगे कि ओवरऑल द स्टडी प्रोवाइड्स अ गुड फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग मेटा कॉग्निशन डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। कि जो राइटर है उसने बड़ी इफेक्टिवली जो तमाम कंपोनेंट्स हैं जैसे कि रिसर्च मेथोडोलॉजी होगी, उससे पहले इंट्रोडक्शन हो गया, ऑब्जेक्टिव्स हो गया, हाइपोथेसिस हो गया, उसको इफेक्टिवली राइट किया है। और ये तमाम जो कंपोनेंट्स हैं ये आपस में लिंक भी कर रहे हैं, तो ये जो आर्टिकल है बहुत इफेक्टिवली राइट किया गया है। अब जो लास्ट स्टेप होता है वो होता है क्रिटिक ऑफ आर्टिकल। अब कंक्लूजन तक तो आपने जो कुछ आर्टिकल में रिसर्चर ने किया था वो सब कुछ आपने राइट किया और अपने वर्ड में बताया कि राइटर ने इंट्रोडक्शन में जो सेंट्रल थीम था उसमें क्या राइट किया था, और जो हमारे वेरिएबल ऑफ स्टडी थे वो कौन कौन से थे, ऑथर का नेम क्या था, हाइपोथेसिस को राइटर्स ने कैसे डेवलप किया था, और जो रिसर्चर थे कैसे उन्होंने रिसर्च मेथोडोलॉजी को यूज़ किया था। अब जो क्रिटिक ऑफ आर्टिकल होता है उसमें आपने अपनी वर्डिंग में आर्टिकल के बारे में जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू डेवलप हुआ है उसको आपने राइट करना होता है। जैसे कि अभी जो आर्टिकल था इसमें क्रिटिक ऑफ आर्टिकल मैं आपको बता देती हूँ एक दफ़ा स्टडी करके कि इस असाइनमेंट में कैसे राइट किया गया है। The correlation study on the relationship between student metacognition development and student learning result is an informative study that explores the relationship between students metacognition development and their academic performance। सबसे पहले तो जो आपने ये आप अपनी वर्डिंग में राइट करना चाह रहे हो तो आपने जो की वर्ड यूज़ किया है वो है इंफॉर्मेटिव स्टडी। यानी कि आपको अगर ये स्टडी इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप इसको ऐसे एक्सप्लेन करोगे। उसके बाद जो अगला जो स्टेप है आप बताओगे कि जो ऑथर है ऑथर ने कैसे स्टडी को रिप्रेजेंट किया। जैसे कि यहाँ पर मेंशन है द ऑथर्स प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट इनटू द इम्पोर्टेंस ऑफ मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट एंड ऑफर यूजफुल सजेशंस फॉर एजुकेटर्स एंड पॉलिसी मेकर्स इम्प्रूव स्टूडेंट्स मेटाकॉग्निशन स्किल। द स्टडी इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड। ये देखें मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने जब खुद राइट करना हो। द स्टडी इज़ वेल स्ट्रक्चर्ड एंड द रिसर्च डिज़ाइन इज़ अप्रोप्रिएट फॉर इन्वेस्टिगेटिंग द रिसर्च हाइपोथेसिस। क्लियर। अब जो अगला जो पॉइंट आप क्रिटिक ऑफ आर्टिकल में राइट करोगे वो है कि स्टडी की जो लिमिटेशन है वो क्या है। लेकिन ये जो आपकी जो फाइंडिंग्स होंगी ना उनमें से आपने देखना होता है कि इसकी जो इसके अंदर जो वीकनेस रह गई हैं वो आपने राइट करनी होती हैं। जब आप आर्टिकल को स्टडी करते हो उसकी फाइंडिंग्स को पढ़ते हो तब आपको पता लगता है कि इसके अंदर किस किस चीज़ की जो वीकनेस है, जो स्ट्रेंथ है वो क्या है और जो वीकनेस है वो क्या है। अब आगे से स्ट्रेंथ और वीकनेस को राइट करने के बाद एट द एंड आपने राइट करना होता है ओवरऑल द स्टडी प्रोवाइड्स ए गुड फाउंडेशन फॉर फर्दर रिसर्च एंड प्रैक्टिस स्ट्रेटजीज फॉर प्रमोटिंग मेटाकॉग्निशन डेवलपमेंट इन एजुकेशनल सेटिंग। अगर आपको लगा कि ये आर्टिकल गुड फाउंडेशन फ्राम कर रहा है फर्दर रिसर्च के लिए तो आप इसको ऐसे ही राइट करोगे। और एट द एंड अगर आप फ्यूचर के लिए कोई रिकमेंडेशन देना चाहो तो उसको भी ऐड कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आपने फ्यूचर के लिए कोई रिकमेंडेशन देनी है तो एट द एंड फ्यूचर के लिए भी आपको रिकमेंडेशन दे सकते हो। तो ये कुछ तरीका था आर्टिकल को रिव्यू करने का। और आर्टिकल को जब भी आप रिव्यू करें सबसे पहले जो आर्टिकल का टाइटल को सबसे पहले आर्टिकल के टाइटल को देखें, उसमें उसके एब्स्ट्रैक्ट को, उसके बाद आप उसको रीड आउट करें। अब आपको पता हो कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, उसके बाद आप एक दफ़ा आर्टिकल को अच्छी तरह से राइट कर लें। या आप आर्टिकल को मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने मुख्तलिफ हेडिंग्स में डिवाइड किया और उसके बाद जो सबसे पहले जब मैंने सेंट्रल थीम को मैंने राइट करना चाहा तो सेंट्रल थीम को राइट करने के लिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन को सारा पढ़ा। इंट्रोडक्शन को पढ़ने के बाद जो उसमें से जो सेंट्रल थीम था यानी कि जो मेन पॉइंट्स थे उनको निकाला और तकरीबन 10 या 11 लाइंस का जो था इंट्रोडक्शन सेंट्रल जो थीम था वो राइट किया। उसके बाद हाइपोथेसिस ऑफ स्टडी को, अगर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी हैं उनको आप फिर पढ़ें, एक दफ़ा रीड आउट करें।
फिर आप उनको बताएँ कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टडी कैसे जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टडी में जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको कैसे डेवलप किया गया, हाइपोथेसिस अगला स्टेप होता है उसको रीड आउट करें, उनको कैसे बनाया गया, अगर डेफिनेशंस ऑफ टर्म मौजूद हैं तो बताएँ कि जो टर्म्स हैं उनको इफेक्टिवली डिफ़ाइन किया गया है। तो इस तरह से आप मुख्तलिफ पार्ट्स में आर्टिकल को डिवाइड करके ईज़िली इसका रिव्यू कर सकते हो। और एट द एंड जो क्रिटिक ऑफ आर्टिकल होता है उसमें आपने ओवरऑल जो भी आपका व्यू होता है, जो भी स्ट्रेंथ होंगी, जो भी वीकनेसेस होगी, जो भी पॉजिटिव पॉइंट होंगे, जो भी नेगेटिव पॉइंट होंगे और जहाँ जहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है या आपको आर्टिकल वेल स्ट्रक्चर्ड लग रहा है या किसी चीज़ में कोई डेफिशिएंसी नज़र आ रही है वो आप क्रिटिक ऑफ आर्टिकल में इजीली राइट कर सकते हो। तो ये कुछ तरीका था आर्टिकल को रिव्यू करने का। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।